अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है कि जो जर्मन में रह रहे हैं और दूसरे ममालिक से आए हैं और यहाँ पर उनके पास रेजिडेंस परमिट है 1 साल का या 2 साल का। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पेन से आए, इटली से आए, यूनान से आए या यूरोप के दूसरे मुल्कों से आए और यहाँ पर वो लीगल तौर पर काम कर रहे हैं और उनके पास रेजिडेंस परमिट जर्मन का है, 1 साल का है, 2 साल का है या 3 साल का है और वो परमानेंट जो है जर्मन का रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं। तो आज मैं इन्फॉर्मेशन ये आपको दूंगा कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें आपको पूरी करनी है और उसके बाद जो है आप रेजिडेंस परमिट के लिए परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब यूनान का, इटली का या स्पेन का जो रेजिडेंस परमिट था उस पर हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको जर्मन का ये रेजिडेंस परमिट मिल जाता है तो इसमें और उसमें, जो इटली वाले में कोई फ़र्क नहीं है। यानी जो राइट्स आपको यूरोपियन यूनियन में उन डॉक्यूमेंट्स में मिले थे वही राइट आपको जर्मन के डॉक्यूमेंट्स में दूसरे मुल्कों के मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास इटली का, स्पेन का या यूनान का रेजिडेंस परमिट है फॉर एवर, जिसके ऊपर EU लिखा हुआ है और उसके बाद आप जर्मन का भी ले लेते हैं, तो फिर एक कार्ड आपको वापस करना पड़ेगा। आप एक कार्ड जो है रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इटली का, स्पेन का या यूनान का सिर्फ वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस परमिट है, यानी EU के साथ फॉर एवर डॉक्यूमेंट्स हैं, और जर्मन का आपके पास साल के, 2-2 साल के या 3-3 साल के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहाँ का भी आपके पास परमानेंट रेजिडेंस परमिट हो और यहाँ का भी आपके पास परमानेंट रेजिडेंस परमिट हो। एक आपको एक दिन फिर छोड़ना पड़ेगा। और अगर किसी के पास दोनों वो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी इटली के, स्पेन के, यूनान के भी फॉर एवर हैं डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और किसी ने उनसे वापस लिए नहीं, तो ये अलग बात है। लेकिन कानूनी तौर पर जो है आप एक परमानेंट रेजिडेंस परमिट रख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ के जो जर्मन का है कानून, वो ये है कि अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस परमिट है तो आप यूरोपियन यूनियन से 12 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन से आप बाहर रह सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है आपके पास जर्मन का परमानेंट रेजिडेंस परमिट है और आप यूरोपियन यूनियन के दूसरे मुल्क में काम करने के लिए चले गए हैं, तो आप वहाँ पर 6 साल तक रह सकते हैं और कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आप जो है वो जर्मन से बाहर इतना अरसा क्यों रहे। इसके बाद दूसरी जो एक और ज़रूरी बात थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्लू कार्ड है। अब ये जो ब्लू कार्ड वाले हैं और वो परमानेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग कानून होगा और चीज़ होगी। इसी तरीके से ऐसे लोग जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो नेशनल हैं, उनके वो स्पाउस हैं, या जर्मन के जो जिनकी जर्मन औरतों के साथ शादी हुई है या वो स्पाउस वीज़े पर हैं, तो उनके लिए बिल्कुल और कानून होगा। ये कानून मैं आपको उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास रेजिडेंस परमिट 1 साल का, 2 साल का था और वो दूसरे मालिक से आकर यहाँ पर काम कर रहे थे। अब आते हैं कि यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। जब आपको जर्मन में 5 साल हो जाएं तो फिर आप जो है इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंस परमिट को फॉर एवर जो है। और दूसरी इसमें शर्त ये है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट गुजार सकते हैं और आपको गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है और आप किसी किस्म की सोशल गवर्नमेंट से नहीं ले रहे। उसके अलावा आप जो है, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो चलती होनी चाहिए। यानी अगर आप बेरोज़गार हैं या गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं तो फिर इस दौरान आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे। आपको चाहिए कि आप जॉब करते हों और आपके पास वो हेल्थ इंश्योरेंस का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ये हेल्थ इंश्योरेंस में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी देखने वाली कि जो कार्ड होता है वो कभी भी किसी इदारे में काबिल कबूल नहीं है। यानी जिसको हम कंगन कास्ट से जो वाला कार्ड है, वो कार्ड कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको
वहाँ पर इंश्योरेंस के ऑफिस में जाना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाना होगा, वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको हासिल करना होगा कि आप इंश्योरेंस पेड हैं और आपकी इंश्योरेंस चल रही है। वो जो है गवर्नमेंट के इदारों में या आउसलैंडर बेहोडे में वो एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद ये है कि आपकी जो सबसे ये ज़रूरी शर्त, इसमें जो सबसे ज़रूरी शर्त ये है फॉरएवर वीज़ा लेने के लिए, और इसमें आप इटली, यूनान और स्पेन के कानून को बिल्कुल कंपेयर जर्मन से ना करें, क्योंकि जर्मन का कानून जो है वो इस हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये है कि आपकी जो 60 कंट्रीब्यूशन है आपकी पेंशन में और सोशल सिक्योरिटी में, वो आपकी ज़रूर गई होनी चाहिए। यानी आपके पास अगर जिसको लोन सेटल बोलते हैं, अगर आपके पास 60 लोन सेटल हैं, 60 लोन सेटल से मुराद ये है कि तकरीबन ये 5-7 बंदे हैं। अगर आपके पास 60 लोन सेटल मौजूद हैं जिसमें आपकी हेल्थ पेंशन की इंश्योरेंस और उसके अलावा सोशल इंश्योरेंस गई हुई है, वो आपको इसमें ज़रूरी चाहिए होगी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास जो है काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको चाहिए होगा। और लास्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और सबसे मुश्किल चीज़ है वो है आपके पास लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी लैंग्वेज जो है वो B1 तक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की रिक्वायरमेंट। ऐसे लोग जिनके पास यूरोपियन यूनियन का ब्लू कार्ड है और वो यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ के लिहाज से वो किंग हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो EU ब्लू कार्ड है उस पे जिन लोगों के पास वो है उनको यूरोप में बहुत ज़्यादा सहूलतें हासिल हैं। ये कार्ड किन को मिलता है, किन के लिए है और उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट हैं कि वो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर लें, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और इसके अलावा 1-2 वीडियो मैं और बना दूंगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि जर्मन की नेशनलिटी लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, गुड बाय।